नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत के वन संसाधन या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये हमारा 31 लेक्चर रहेगा, 31वां लेक्चर रहेगा 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। इसके पहले ऑलरेडी हमने 30 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप में से जिस किसी ने भी इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हमारी ये 10 क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम मोस्ट सिलेक्टेड लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन रखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा पीवाई क्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारी ये सीरीज बेनिफिशियल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाते हैं अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने के लिए। तो आप हमारी एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कर लीजिए और आप डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के आपको यहाँ पर डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। किसी भी कोर्सेज को यदि आप खरीदते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो लगभग 11 सब्जेक्ट आपको हमारे इस बैच में मिल जाते हैं जीएस के, जिसका नाम है आरंभ बैच। यह एक जीएस का फाउंडेशन बैच है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमारी दूसरी एप्लीकेशन भी है, क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। इसको अब आप इन सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अक्षांशों में कितना वहां पर टेम्परेचर है, कितनी वहां पर वर्षा होती है, तो इस आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का, तापमान का, ठीक है, एक तो हो गया टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं तापमान, ठीक है, और एक हो गया रेनफॉल या फिर वर्षा। ठीक है, वहां पर वर्षा कितनी हो रही है, तापमान कितना है, तो ये सभी चीजें काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जहां पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर देखने को मिलेंगे उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, जहां पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होगा और जहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी। यदि आप पूरी पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र को देखोगे तो भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर का आसपास का क्षेत्र इन मतलब इन दो चीजों के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और वर्षा भी ज्यादा होती है। यदि आप भारत की बात करेंगे तो भारत में आपको कहां देखने को मिलेंगे इस प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में आपको, एक तो ये पश्चिमी घाट वाला रीजन है ना, सह्याद्री जिसको हम बोलते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला रीजन है। ठीक है, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे वनों को 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तापमान भी ज्यादा होता है। तो चूंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब यदि आप देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर तापमान की तो कोई कमी नहीं है, तापमान अच्छा खासा रहता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो यही कारण है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या होती है कि ये हरे भरे होते हैं, काफी डेंस होते हैं, इनके जो वृक्ष होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, यह सदाबहार वनों की विशेषता होती है। जैसे कि आप देखते होंगे वर्षा ऋतु जो होती है, ठीक है, रैनी सीजन जो होता है जैसे कि अभी चल रहा है, तो इस समय आप देखेंगे तो पेड़ पौधे काफी घने हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो सदाबहार वनों की भी यही विशेषता होती है कि काफी घने डेंस वन होते हैं। इनके वृक्षों में अधिपादप भी पाए जाते हैं ना, अधिपादप ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अधि
अधिपादप कौन से वनों की विशेषता है? तो अधिपादप क्या होते हैं? आप देखते होंगे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके ऊपर भी छोटे छोटे पौधे कई बार उग जाते हैं ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं? अधिपादप। तो वृक्ष के ऊपर भी कुछ पौधे उग जाते हैं, इनको हम अधिपादप बोलते हैं। और सदाबहार वन की ये विशेषता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में आप यदि बात करेंगे तो सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट वाला ये रीजन, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और ये कुछ पश्चिम बंगाल वाला रीजन है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये सह्याद्री क्षेत्र है, यहाँ पर इनको हम 16 वनों के नाम से भी जानते हैं, है ना, 16 वनों के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताए हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इक्वेटर वाला क्षेत्र है ना, यहां से आप देखेंगे भूमध्य रेखा पास होती है ये इस प्रकार से। ठीक है, इसके आसपास वाला जो ये रीजन है ना, स्थलीय क्षेत्र में, यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनों का होना आवश्यक है? ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति या फिर जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में आई थी, और इसमें यह बोला गया था कि जितना भी क्षेत्रफल है उसका कम से कम कितना क्षेत्रफल ऐसा होना चाहिए जहां पर वनों का होना आवश्यक है। तो 33.33% भूभाग ऐसा होना चाहिए जिसमें वनों का या फिर फॉरेस्ट कवर होना आवश्यक है, ऐसा कहा गया था इस वन नीति में। तो यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है। वर्तमान में यदि हम वनों की बात करेंगे तो 21.71 है ना, ये डेटा है। वर्तमान में यदि भारत में आप बात करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल का 21.71% भूभाग पर वनावरण है ना, वनावरण है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये 2021 का डेटा है। ठीक है, 2021 में जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी जो डेटा आया था, ठीक है, जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके अनुसार 21.71% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मानसूनी वन से मतलब क्या है? ऐसे वन या फिर ऐसे वन क्षेत्र जहां जो मानसून पर निर्भर होते हैं ना, जो वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, ऐसे वनों को हम मानसूनी वन कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मानसूनी वन। ठीक है, सदाबहार वन नहीं होंगे, कटीले वाले वन नहीं होंगे, ज्वारी वन नहीं होंगे। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती वन, ये भी शुष्क पर्णपाती वन, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ये कहां पर उगते हैं? जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है लगभग, है ना, 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ होते हैं? जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मुख्यतः यदि आप इसके और डीप में जाएंगे तो इनको ही हम मानसूनी वन बोलते हैं। किनको? मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं इनको ही हम मानसूनी वन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही हम यहाँ पर आंसर मानेंगे। तो आपको याद रखना है, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, है ना। ये वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, आधे पत्ते लगभग गिरा देते हैं। जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी अपने पत्ते वसंत ऋतु में जल संचय के लिए गिरा देते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये पर्णपाती वनों का रीजन है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर हमने सदाबहार वन देखे थे, ये वाला क्षेत्र किसका था? सदाबहार का था। और ये बीच वाला जो आपको रंगीन कलर दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पर्णपाती वन का क्षेत्र। ठीक है, बाकी यहाँ पर पर्वतीय वन आपको देखने को मिलेंगे, इस रीजन में पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ज्वारी वन देखने को मिलेंगे इस रीजन में आपको, और यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे झाड़ियों वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कई बार क्वेश्चन आया है। तो 1986 में भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ अन्य यदि हम अधिनियम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1972 में, है ना, 1972 में जो मैंने आपको बताया था, जो अवैध रूप से
जो वन्य जीवों का शिकार वगैरह होता था, ठीक है, उनकी खाल के लिए, दांत के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, खाल के लिए, है ना, तो इस पर लगाम लगाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, ठीक है। देश भर में जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनकी स्थापना की गई थी, सरकार का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नियंत्रण किया गया था। एक टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था, ये कब आया था? 1973 में आया था, ठीक है। तो जो ये अलग अलग प्रोजेक्ट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कटीले वन और झाड़ियों वाले जो वृक्ष होते हैं, इनका विकास कितने औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर कटीले और झाड़ियों वाले वृक्षों का विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर से कम, है ना, ये वार्षिक वर्षा है। अब आप देखेंगे पश्चिमी भारत जो है हमारा, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है हमारा, ठीक है, गुजरात वाला जो रीजन है, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, कुछ ये वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर आपको कटीले और झाड़ियों वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। कुछ इस प्रकार के, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कुछ इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने चार चीजें देखी, एक तो सदाबहार वन देखे, है ना, सदाबहार वन ये कहां पर है? पश्चिमी घाट में यहां देखने को मिलेंगे, और इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले इस रीजन में देखने को मिलेंगे। 200 सेंटीमीटर से जहां ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। पर्णपाती में भी हमने दो प्रकार के देखे, है ना, एक तो हमने देखा आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, ये आर्द्र हो गया, और एक हो गया शुष्क पर्णपाती, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, लगभग, कहीं कहीं 150 भी लिखा मिलता है, लेकिन हमें लगभग 100 से 200 समझना है यहाँ पर, ठीक है। और जहां पर 70 से 100 होती है, वहां पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। फिर अभी हमने ये वाला देखा, ठीक है, कटीले और झाड़ियों वाले वृक्ष, ये अगली हो गए, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये कटीले और झाड़ियों वाले जो वृक्ष होते हैं, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होती है, वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष निम्न में से कहां पर पाया जाता है? ठीक है, सुंदरी नाम का वृक्ष जो है, ये आपको याद रखना है, ज्वारीय वनों के अंतर्गत देखने को मिलता है, या फिर जो डेल्टाई फॉरेस्ट होते हैं, डेल्टाई वन जो होते हैं, यहां पर देखने को मिलता है। ये वन कहां पर देखने को मिलते हैं? ऐसे क्षेत्र जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जहां पर फ्रेश वाटर और जो सैलाइन वाटर होता है, जहां पर मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिलता है तटों के आसपास, वहां पर ही आपको ज्वारी वन या फिर डेल्टाई वन देखने को मिलते हैं। और इनका ही प्रमुख वृक्ष है सुंदरी नामक वृक्ष। इनको सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका नाम जो पड़ा है इसी वृक्ष के नाम पर पड़ा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का सुंदरी वन होता है, आप देखते होंगे जड़ें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती हैं, है ना। ये जो तूफान चक्रवात वगैरह आते हैं, तो तटों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण वन होते हैं। ज्वारी वन आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, गोदावरी डेल्टा हो गया, कृष्णा डेल्टा हो गया, डेल्टाई रीजन में आपको जहां पर खारा पानी और मीठा पानी आपस में मिलता हुआ दिखाई देता है, वहां पर ही इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ना, वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है किसके द्वारा यहां पर जारी की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग होता है, या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्षों में वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है, कि भारत में कितना वनावरण है, ठीक है, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है, मैंग्रोव वन कहाँ ज्यादा हैं, कहाँ कम है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं रिपोर्ट में, तो यही जो विभाग है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में निकाली जाती है। 1987 से इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। आपको याद रखना है, लास्ट रिपोर्ट जो है वो 2021 में आई थी। अभी इस वर्ष भी 2023 में रिपोर्ट आएगी, पर अभी तक ये रिपोर्ट आई नहीं है, आपको याद रखना है। तो 2021 में ये रिपोर्ट आएगी, और इस रिपोर्ट के अनुसार 21.7% क्षेत्रफल पर हमारे भारत में वनावरण है, या फिर फॉरेस्ट कवर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ध्यान से आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर वनों का आवरण है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? तो अब भी मैंने आपको बताया
7.1% भूभाग पर वनों का आवरण है, फिर फॉरेस्ट कवर है, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब 2023 की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, देश में कुल वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है ना। अभी किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 2019 की जो रिपोर्ट आई होगी उससे कंपेयर करके हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अब जब 23 की रिपोर्ट आएगी तो हम फिर पढ़ेंगे कि कितने क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान में भारत में वन क्षेत्रफल कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत में वन क्षेत्र है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 21.71% है, जो वर्ष 2019 की तुलना में कितना, मतलब जो वर्ष 2019 की रिपोर्ट थी उसमें कितना था, 21.67% था, और अभी 21 की रिपोर्ट में कितना है, तो 21.71% है। मतलब आप देखेंगे तो पॉइंट लगभग 4 के आसपास से वनावरण में वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, वृक्षों के आवरण में वृद्धि में 721 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान से इनको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया था 1987 में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई थी, और तब से प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात ये रिपोर्ट जारी की जाती है। लास्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, अब इस साल 2023 में आएगी। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्षों में ये रिपोर्ट का प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला जो क्षेत्र है वो किन राज्यों में, मतलब इनका जो क्रम है वो कौन सा सही है, अवरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है गुजरात राज्य, जहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। थर्ड पर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो इसका ए ऑप्शन ही बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। आपको याद रखना है 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश में क्रमशः ये अवरोही क्रम है जहां पर मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, जहां पर खारा पानी और मीठा पानी आपस में मिलता है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं मैंग्रोव वन की। ठीक है, तो देश का में कुल जो मैंग्रोव वनों का आच्छादन है वो 4992 वर्ग किलोमीटर में है, और 19 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले पर है, गुजरात सेकंड पर है, अंडमान निकोबार तीसरे पर है और आंध्र प्रदेश चौथे पर है। ठीक है, सर्वाधिक 42.33% के साथ पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। तो ये कुछ अन्य डेटा भी आपको याद रखना है, ये 2021 का डेटा है जो 2021 में रिपोर्ट आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो सैकड़ों बार बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो उत्तराखंड का जो देहरादून है यहाँ पर ही आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, या फिर वन अनुसंधान संगठन देखने को मिलता है, संस्थान देखने को मिलता है, याद रखना। ठीक है, एक फैक्ट है। अगला है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये भी कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश राज्य जो है, यहाँ पर राज्यों में सर्वाधिक नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक वनावरण भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप बात करेंगे सबसे कम की, तो हरियाणा में आपको सबसे कम वन क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे कम कहां पर, हरियाणा राज्य में देखने को मिलता है, सर्वाधिक कहां, मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि परसेंटेज वाइज यदि आप बात करेंगे तो मिजोरम राज्य जो है ना, मिजोरम में परसेंटेज वाइज 84.53% वनावरण देखने को मिलता है। मतलब परसेंटेज वाइज यदि आप देखेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, और यदि एरिया वाइज देखेंगे तो आप मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलता है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। अब ये देखिए अलग अलग जो वन क्षेत्र जैसे कि सदाबहार वन, ठीक है, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन,
तो इनमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो सिनकोना वृक्ष है बच्चों, ये खासतौर पर आप देखेंगे सदाबहार वनों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा, असम में भी देखने को मिल सकता है और केरल में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आपको इसको समझना कैसे कि सिनकोना जो है ये सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है। जो सदाबहार वन होते हैं यहां पर आपको सिनकोना देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ये वृक्ष है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी जगह आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था सदाबहार वन कहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और टेम्परेचर भी अधिक होता है। तो ये 3 राज्यों में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको इस प्रकार के वन देखने को नहीं मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कुनैन की गोलियां भी बनाई जाती हैं सिनकोना से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि आपको यहां पर 4 प्रकार के वृक्ष दिए हुए हैं और आपको क्षेत्र से यहां पर बताना है कि किस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है। तो सागौन जो है ये तो भारत में पाया जाता है, पर्णपाती वन के अंतर्गत आएगा, है ना। पर्णपाती जो वन होते हैं यहाँ पर आपको सागौन, साल, शीशम वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, बांस वगैरह देखने को मिलता है। जो देवदार है ना, ये आपको पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो 2 हो गया और फिर 4 हो गया। सुंदरी वन अभी मैंने आपको बताया था, डेल्टाई क्षेत्र में जो सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो सिनकोना है ये आपको हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, सदाबहार वन में देखने को मिल जाएगा। तो 2, 4, 3, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सागौन पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, साल का वृक्ष भी पर्णपाती के अंतर्गत आता है, शीशम हो गया। ठीक है, ये सब पर्णपाती में आ जाते हैं। देवदार, स्प्रूस, फर, ये पर्वतीय वन है, हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। सुंदरी, कैरोलिना वगैरह जो ये वृक्ष हैं आपको डेल्टाई क्षेत्र वाले वन में देखने को मिलेंगे। और सिनकोना वगैरह जो रबड़ के वृक्ष होते हैं, सिनकोना होते हैं, ये सारे जो वन है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सदाबहार वन में देखने को मिलेंगे, आपको याद रखना है। या फिर हिमालय उच्च क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, हिमालय के तराई प्रदेश में देखने को मिलेगा ये, है ना। अगला क्वेश्चन है कत्था किससे बनाया जाता है ना। अब बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनसे जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो खैर का वृक्ष होता है इससे ही कत्था बनाया जाता है ना। देखते हैं ना पान में जो कत्था डलता है लाल कलर का, जिससे आपका मुंह लाल हो जाता है, तो वो कत्था ही होता है। तो खैर से कत्था बनाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। कुछ अन्य वृक्ष हैं जिनसे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जैसे चीड़ से ताड़पीन का तेल बनाया जाता है। ठीक है, भोजपत्र से कागज बनाया जाता है, खैर से कत्था बनाया जाता है, सेलम से यहाँ पर ये बनाया जाता है। ठीक है, बबूल की छाल जो है इससे चमड़े की रगाई की जाती है। तेंदू पत्ता से जो है ये बीड़ी उद्योग में काम आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य वृक्ष हैं जिससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराए हैं, साथ ही साथ कुछ डिटेल भी डिस्कस कराई है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, PYQs हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, नोट डाउन करना है, आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।